हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, सीए इंटर ऑडिट का। सीए इंटर ऑडिट का मेरे पास आईसीए का स्टडी मटेरियल है। जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर आप ये सेम टू सेम मैं आईसीए के मटेरियल को ही फॉलो करता हूँ, उसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करता। और आईसीए के मटेरियल से ही हम पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल तो मैं आपके सामने नहीं लेकर आऊँगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। जो इसके अंदर से मेन मेन कंटेंट है मैंने वो उठा लिया है। अब मैं अपनी वाली शीट पर आ जाता हूँ। मैं अपनी वाली शीट पे आता हूँ तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर आप ये देखेंगे कि इन ऑडिट इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का इन अकॉर्डेंस विद एस ए 200। ऑब्जेक्टिव ऑफ एस ए 200 मतलब आप ये देखेंगे डबल ओ है। डबल ओ मतलब ओवरऑल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल देखो, ओ ओ एक जीरो का मतलब ओवरऑल हो गया, और दूसरे दूसरे जीरो का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो 200 का मतलब क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या? ऑडिट पढ़ रहे हो तो ऑडिट पढ़ रहे हो तो किसके बारे में पढ़ोगे? आप ऑडिटर के बारे में पढ़ोगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। और ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एस से 200। एंड कंडक्ट, इसका मतलब क्या? कंडक्ट करोगे आप ऑडिट, किसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करोगे? भाई ऑडिटिंग पढ़ रहे हो तो आपके स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, ए अकाउंट पढ़ते हो तो अकाउंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इंड एस होते हैं। ऑडिटिंग पढ़ रहे हो तो ऑडिट के क्या होते हैं? एसएज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हो गया। तो ऑडिट कंडक्ट किसके अकॉर्डिंग करना? कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, एसए के अकॉर्डिंग आप कंडक्ट करना। अब होता क्या है इसके अंदर, आपको दो पॉइंट याद रखने जिसको आप शॉर्टकट के आराम से याद रखोगे। ऑब्जेक्टिव देखो, एस ए 200, एस ए 200 मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। किसको? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और इसको किसके नाम से याद रखोगे? आप आर आर के नाम से याद रखोगे। नंबर वन आर आर का मतलब होता है, नंबर वन आर का मतलब है रीजनेबल, एक आर का मतलब है रीजनेबल। कि आपको कैसे ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। क्या ऑब्टेन करनी है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो एक आर का मतलब हो गया रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरे आर का मतलब क्या हो गया? रिपोर्ट करना। एक आर का मतलब क्या हो गया? रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरे आर का मतलब क्या हो गया? रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किस पे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करोगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करोगे, और जो भी ऑडिटर्स की फाइंडिंग्स है उसके ऊपर रिपोर्ट करोगे। आप बताओगे कि एज पर एसए, रिक्वायर्ड एसए के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं किया गया, इसके ऊपर रिपोर्ट करोगे। तो रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट कितनी चीज़ों पे किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एसए के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और ऑडिटर्स क्या क्या फाइंडिंग मिली है उस काम को करते समय। परचेज में गलती मिली, सेल में गलती मिली, खर्चे में गलती मिली। गलती मिली तो मिली कहाँ? दैट इज कॉल्ड आर आर के नाम से याद रखना है। पहला आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, और दूसरा रिपोर्ट करनी है। अब जो रीजनेबल एश्योरेंस है भाई देखो, एब्सोल्यूट तो आपको कहीं लिखना ही नहीं है पूरे ऑडिट के चैप्टर में। हर जगह जहाँ भी वर्ड होगा ना, ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेके चलेगा। और रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज़ की लेके चलेगा? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट, ये कहता है ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अकॉर्डिंग बने होने चाहिए, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ऑडिट के अंदर जैसा लिखा हुआ है ना किताब के अंदर, वैसे के वैसे ही चिपकाना हो। तो बस ये याद रख लेना, ऐसे 200 का मतलब ओ ओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसके? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के। और कंडक्ट ऑडिट कैसे करना है? इन अकॉर्डेंस विद एस से। तो आपको इसके अंदर दो पॉइंट लिखने हैं। नंबर वन, आर आर का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और दूसरा रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किस चीज़ की करना? रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर करना। फिर एसए के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और जो भी फाइंडिंग्स मिली ऑडिटर्स की वो उन अकॉर्डिंग विद फाइंडिंग। अब रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर आते हैं हम। तो रीजनेबल एश्योरेंस पता है कैसे देता है? जब भी ऑडिटर काम करेगा ना, तो उसको गलतियां तो मिलनी है। अब वो गलती या तो आपने जानबूझ के की है,
तो वो जानबूझ के गलती की है तो वो फ्रॉड हो बदल जाएगी, या फिर अनजाने में हो गई है तो वो एरर हो गई। तो दोनों में से कोई एक काम तो होने वाला है, या तो फ्रॉड होगा या एरर होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, जिस भी वजह से हुई हो। ऑडिटर्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि वेदर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर की गई है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई भी है भी या नहीं बनाई गई। मतलब ये सिंपल सिंपल बोलो कि रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। रीजनेबल एश्योरेंस किस पे लेनी है, एफएमएम पे लेनी है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर फ्री फ्रॉड फ्रॉम है, फ्री फ्रॉड, फ्रॉड से फ्री है, एरर से फ्री है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देनी है, और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई है या नहीं बनाई गई है। और फिर उसके बाद रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किस पे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कम्युनिकेट करना है, ऐसे के अकॉर्डिंग है। और ऑडिटर्स की जो भी फाइंडिंग होगी वो ऑडिटर्स की फाइंडिंग बतानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप, जो ऑडिट का स्कोप है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, और ऑडिट के स्कोप में क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ये दो बातें आती हैं। तो पहला पॉइंट आता है, जब हम स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे, ये एग्जाम में नहीं आता, बहुत कम आता है। मेन ये आता है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जिसके अंदर आपको आर आर याद रखना है। पहले आर का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस लेना, और दूसरे आर का मतलब होता है रिपोर्ट करना। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर आती है बात स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले ऑल एंटिटी की कवरेज लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर जितने भी सब कुछ है सबको कवर करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो जितने भी बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। इससे रिगार्डिंग सेटिस्फाई होना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि क्या पता सामने वाले ने बिल बनाए नहीं बनाए, बिल दिए नहीं दिए। और तीसरा पॉइंट होता है प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। एग्जांपल कि अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक थी या नहीं थी, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होना चाहिए था, डब्ल्यू डी वी एस एल एम, या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर इंडियाज कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, अगर फिनिश गुड्स है डब्ल्यू आई पी है, और अगर रॉ मटेरियल तो एट वैल्यूएशन एट कॉस्ट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके प्रॉपर डिस्क्लोजर की बात करी जाती है। तो ये मतलब ये वाला पॉइंट तो एक ऑडिटर के स्कोप में शामिल होता है। लेकिन ऑडिटर के स्कोप में शामिल क्या नहीं होता भाई, देख 100% इन्वेस्टिगेशन तो मेरे से नहीं हो पाएगी। एक एक एंट्री को चेक करना मेरे बस की नहीं है। सामने वाले व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट जो दिया मैं उसी को ही मान लूंगा कि हाँ ये ठीक है, इसकी ऑथेंटिकेशन मेरे से नहीं हो सकती, मैं इसको नहीं चेक कर सकता, ये मेरे दायरे में नहीं आता। तीसरा पॉइंट आता है ड्यूटी आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, कि भाई देखो जो मेरे दायरे से बाहर है वो मेरी ड्यूटी में नहीं आता है तो मैं नहीं करूँगा। और कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा काम है ऑडिट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होती है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है, आपको याद रखनी है ये 5 पॉइंट जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीज़न क्या है, सबसे पहली बात, जो प्रोसेस है ना ऑडिट का, देखो प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कि एक ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता, ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो एफएमएम आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको यहाँ पर भी पढ़ाया है एफएमएम। एफएमएम आपको हर जगह याद रखना पड़ेगा, और जहाँ पर एफएमएम लिखोगे ना, एफएमएम या तो फ्रॉड की वजह से होगा या एरर की वजह से होगा, ये लाइन आपकी कॉमन रहेगी, तो इसीलिए मैं एफ एम एम कर करके बोलूंगा। तो यहाँ पर देखो एफ एम एम वर्ड याद हो रहा है, तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देखो एफ एम एम आ रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो एफ एम एम करके याद रखना है आपको। तो आगे जितनी भी लाइनें आएंगी ना, मैं एफ एम एम, ठीक है, वो चीज़ बोलूंगा। एफ एम एम का मतलब आपको यहाँ से क्लियर होता है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहाँ पर भी देखो यही वर्ड लिखा हुआ है, फ्री, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ओके। एश्योरेंस कैसे दी जाती है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट दे पाएगा? नहीं। तो इसीलिए ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाता एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर, तो नहीं है। अब ये क्या होता है कि ये क्यों, इसका रीजन क्या होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस में ले ही नहीं पाऊंगा, उसके 5 रीजन है। 5 रीजन है वो ये लिखे हुए। 5 रीजन को याद रखने का तरीका क्या याद रखना है आपको? नेटफ्लिक्स याद रखना है। NTF। NTF नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स की वजह से, नेटफ्लिक्स की वजह से एक ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन लगती है, आपको ऐसे याद रखना है। नेटफ्लिक्स की वजह से एक ऑडिटर पूरा काम नहीं कर पाता। अब देखो नेटफ्लिक्स में एन का मतलब क्या है? नेचर। तो नेचर में पहला पॉइंट नेचर ये आ जाता है, एक नेचर। दूसरा नेचर ये आ जाता है, दो। और तीसरा नेचर ये आ जाता है, तीन। तीन तो नेचर हो गए, राइट। नेचर हो गया। फिर टाइम। नेचर हो गया। दूसरा टाइम, जब पूरे पूरे दिन नेटफ्लिक्स पे लगा रहेगा ना तो टाइम तो मिलना ही नहीं है। और एंटी एफ्लिक्स, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इवेंट। अब पता नहीं भाई फ्यूचर में नेटफ्लिक्स चले या ना चले, क्या पता कोई नया बिजनेस मॉडल आ जाए, क्या पता कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, ना जाने कब सनसेट हो जाए इसका। इसीलिए फ्यूचर इवेंट का पता ही नहीं है भैया कब जाके। और ये लाइन मैंने नहीं लिखी हुई, ये लाइन ICI की लिखी हुई है, मे सीज टू एग्जिस्ट। ना जाने बिजनेस कब बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाए। आज नेटफ्लिक्स चल रहा है, कल कुछ और चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इवेंट। तो आपको नेटफ्लिक्स के नाम से याद रखना है, नेटफ्लिक्स आज चल रहा है, कल चल के क्या पता नहीं चले। तो फ्यूचर इवेंट का मतलब क्या है? बिजनेस न जाने कभी भी बंद हो सकता है, बिजनेस का मॉडल बंद हो सकता है, प्रोडक्ट बंद हो सकता है, एडवर्स इवेंट इम्पैक्ट आ सकता है एडवर्स इवेंट की वजह से। तो दैट इज कॉल्ड, आपको याद रखना है। देखो एन से नेचर। अब नेचर किसका? नेचर में देखो आपको याद रखना है ये एन 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 जो है ना, पहला पहला एन। इस एन में आपको FAIR याद रखना है। एफ का मतलब फाइनेंशियल्स। एफ का मतलब फाइनेंशियल्स। ए का मतलब ऑडिट प्रोसीजर। ए का मतलब ऑडिट प्रोसीजर और आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो ए का मत एफ का मतलब फाइनेंशियल्स, ए का मतलब ऑडिट प्रोसीजर और आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन। अब FAI आ रहा था, मैंने आर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड फेयर हो गया। तो एक याद भी रहेगा। तो फेयर में आप ऐसे याद रख लेना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड याद रख लेना, लास्ट वाला पहले ही हो गया, दैट इज कॉल्ड फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो गया, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन तो इसके अंदर करी नहीं जाती, तो इसीलिए वर्ड या ना इन्वेस्टिगेशन में नोट वर्ड लगा रखा है आगे। अब ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें क्या करना है कि भैया देखो, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होती है मैनी जजमेंट। भाई मैनेजमेंट ना जितने भी बनाती है ना मैनेजमेंट, ना जाने कितनी जजमेंट वगैरह लगा रखी होती है, ये ऐसा कर लेना, ये ऐसा कर लेना, डेप्रिसिएशन का रेट, एंट्री डालनी डाल दो, एंट्री हटानी हटा दो, प्रोविजन बना दो। तो भाई हमें क्या पता कितने प्रोविजंस बना रखे हैं, हमें क्या पता कितनी खर्चे आपने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। तो भैया ये मैनेजमेंट की जजमेंट जब तक चलेंगी ना तब तक तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। तो क्या जजमेंट के बेसिस पर आप एग्जैक्ट एक्सपेंस निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो क्या आप फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड आप पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो जो जजमेंट है में इन्वॉल्व सब्सटैंटिव डिसीजन, जो जितने भी जजमेंट है उसमें सब्सटैंटिव डिसीजन होते हैं। उसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, और जब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होगी तो आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले ही नहीं पाओगे, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लोगे। इसीलिए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का पार्ट बन गया। दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब कि जो आप काम कर रहे हो, ऑडिट कैरी आउट बाय वर्क ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने थे थ्रू द परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पर आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। यहाँ पर देखो हमेशा याद रखना, ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेंगे? ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर को अडॉप्ट करके मिलेंगे। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ऑडिट प्रोसीजर होते हैं दो। ठीक है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर पढ़ेंगे, ऐसे 500 भी पढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस उसमें पढ़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर। आपको क्या याद रखना है, ये जो ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा तभी जाके ऑडिट एविडेंस मिलने वाले हैं। However, practical and legal limitation ability of auditor to obtain audit evidence। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर लीगली लीगली रुकावट आ जाती है
कभी कभी प्रैक्टिकली करना संभव नहीं होता, और कभी कभी लीगली रुकावट आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस, इसीलिए ऑडिटर 100% कोई भी ट्रांजेक्शन को चेक कर ही नहीं पाएगा। ही परफॉर्म ओपिनियन ओनली बाय टेस्ट सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग के बेसिस पर काम करने वाला है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में दोनों में अंतर ये है, इन्वेस्टिगेशन होती है 100% और ऑडिट होती है थोड़ा सा सैम्पलिंग बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड। ये इन्वेस्टिगेशन करना आसान नहीं होता, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऑडिटर एब्सोल्यूट नहीं ले पाएगा, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस लेगा। रीजनेबल एश्योरेंस किसकी? एफएमएम की। एफएमएम क्या है? वही financial statement are free from material statement due to fraud and error। ये लाइन तो बड़ी कॉमन मिलेगी आपको हर जगह, एफएमएम वाली। फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो आपको ये लाइन कहीं भी हो तो आपको चिपका के आ जानी है एग्जाम में, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। और यहाँ पर अगला पॉइंट होता है कि जब भी हम काम करेंगे ना, जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है, आज हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब फाइनल होता है डाटा, तो उस टाइम पे उसकी वेरिफिकेशन करना आसान नहीं होता। तो कैन नॉट बी वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर, तो हर एक एंट्रीज को हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। बैलेंस हैज बीन स्टक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग इट। कहने का मतलब ये कि जो रिलायबिलिटी वगैरह है, रिलायबिलिटी वगैरह उसकी चेक हो ही नहीं पाएगी, चेक नहीं हो पाएगी तो हम स्टक हो जाएंगे। तो टाइमलीनेस फाइनेंशियल्स देने की वजह से हमें उसके ऊपर यकीन मानना पड़ता है और हमें उसको कंप्लीट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्यू डेट आ रही है, टैक्स ऑडिट की आईटीआर की ड्यू डेट है, या तो आप चाहे ड्यू डेट देख लो या फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करते रह जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसे फ्यूचर इवेंट होता है, ना जाने बिजनेस कब बंद हो जाए, ना जाने मार्केट कब बंद हो जाए, ना जाने बिजनेस का मॉडल कब बंद हो जाए, ना जाने उसका प्रोडक्ट कब बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड सनसेट है। फ्यूचर इवेंट पता ही नहीं है उसमें होने के वाला है। इसीलिए ये पांच लिमिटेशन की वजह से एक ऑडिटर हमेशा और हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले ही नहीं पाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगले टॉपिक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।